हेलो एवरीवन, आपका APIC एजुकेशन की इन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैंने थोड़ा सा टाइप चेंज किया अपनी क्लासेस का, कुछ आपके सजेस्ट करने पर और कुछ जो रेस्पॉन्स मैंने जूम में देखा उसके कारण। कुछ नई बातें आपको बता देता हूँ। क्लासेस चलती रहेंगी जैसे चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब से ये क्लासेस जूम पर चलने की जगह सीधे यूट्यूब पर चला करेंगी लाइव 8 बजे, टाइमिंग सेम है। आपके डाउट्स मैं सॉल्व करूँगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप चैट में लिखते जाइए अगर कोई आपको डाउट आता है तो। और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट टॉपिक जो भी है मैं पहले आपके प्रीवियस डे के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगा, उनको सॉर्ट आउट करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज से ये पैटर्न चलेगा। क्लासेस में आना कंपलसरी है। अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हो, आप एब्सेंट रह रहे हो, तो इन दैट केस फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे और आप वो सिली डाउट्स पुट करेंगे जो क्लास का टाइम बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लासेस में आते रहिए। और अगर आप नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न तो आपको वीडियो तो देखना ही है, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। ओके, आज की क्लास का टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप में से ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट अगेन जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ, मैं कुछ डीप बातें बताऊँगा इसके बारे में। और डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, होता क्या है, ये सब ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं किसी को टारगेट करते हुए नहीं बोलना चाहता, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि उन्हें बहुत बेसिक चीज़ें तो आती हैं तो वो नहीं अटेंड कर रहे क्लासेस, बिकॉज वो कहते हैं मुझसे अचानक से, मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं कॉलेज में, मैं भी SKIT से ही हूँ, रोज़ आता जाता हूँ कॉलेज में, मुझे लोग मिलते हैं कि हम एरेज से आएंगे, हम फंक्शन से आएंगे। तो ये जो लोग हैं ना, ये जब एरेज और फंक्शन की क्लास में पहली बार आएंगे तो इन्हें समझ में ठीक से वैसे नहीं आने वाला जैसे डेली क्लास अटेंड करने वाले लोगों को आने वाला है। रीज़न भी कि जिस डीप लेवल पे मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ उस डीप लेवल पे आप किताब में नहीं पाएंगे, और जिस डीप लेवल की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आगे भी ऐसे ही डीप लेवल पे बताता रहूँगा, जो आपको लेटर ऑन जाके कंफ्यूज कर सकती है अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ठीक से नहीं देखी तो। ठीक है, अब आपको ज़्यादा टाइम मैं भी वेस्ट नहीं करना चाहता। स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस के साथ में। ओके, जल्दी से अपना आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन विजिबल है? डेटा टाइप्स इन सी आज का टॉपिक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, व्हाट इज डेटा। सबसे पहले ये समझिए डेटा क्या होता है, डेटा कैसे काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप सबके पास एक जवाब होगा बहुत अच्छा सा, माई नेम इज दिस दैट वॉट एवर योर नेम इज। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, माई नेम इज आयुष्मान। अब ये जो नाम आपने मुझे बताया ये क्या है? दिस इज अ डेटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, सिंपल डेटा नहीं है। सिंपल डेटा का मतलब ये हो गया कि आप जस्ट एक कैरेक्टर की बात कर रहे हो कि इंटीजर की बात कर रहे हो, वो चीज़ें आगे की हैं। बट डेटा अपने आप में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का, एक चंक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हम या तो कहीं से एक्सेप्ट करते हैं या फिर कहीं डोनेट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डोनेट इतना इसमें मत पढ़िए, बहुत सिंपल सी बात है। अ चंक ऑफ इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है आपको सबको पता है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी मीन बाय डेटा टाइप्स। अब अगर मैं आपकी नेम पूछूं या आपसे कहूँ एक पेपर लो, उस पर अपना नाम लिख दो, तो आप अल्फाबेट्स का यूज़ करके अपना नाम लिखोगे। अगर मैं आपसे आपका मोबाइल नंबर लिखने को कहूँ तो क्या आप अल्फ़ाबेट से मोबाइल नंबर लिख सकते हो? नहीं ना। और अगर मैं आपसे कहूँ आपकी एज लिख के बताओ, अल्फ़ाबेट से लिख दोगे? अगर मैं आपसे कहूँ आपका एड्रेस, जो घर का एड्रेस है वो लिखो, तो केवल अल्फ़ाबेट से या केवल डिजिट से लिख दोगे? नहीं। तो किस तरह की चीज़, मान लो कोई सिंबल्स भी होते हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं अपर केस लोअर केस के, कोई डिजिट्स भी होते हैं, तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। तो किस टाइप का डेटा आपका है वो डिपेंड करता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो उस डेटा के थ्रू, वो कन्वे करने के लिए आपको किस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, तो आपका अपना नाम कन्वे करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना पड़ेगा।
तो वो एक इन्फॉर्मेशन है जिसे कन्वे करने के लिए आपको, जिसे बताने के लिए आपको ज़रूरत है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप क्या है? द टाइप ऑफ मीडियम विच यू रिक्वायर टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा अलग अलग प्रकार का होता है, डेटा टाइप आगे इसमें देख लेते हैं। डेटा टाइप्स इन रियल लाइफ, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दे चुका हूँ। इन रियल लाइफ का क्या होता है? इन रियल लाइफ का मतलब यही होता है कि आप अपना नाम बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ, अपना एड्रेस बताओ, वही है। 3 अलग अलग चीज़ें हैं। एड्रेस आपकी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, उसमें अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं। नाम के अंदर केवल अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है, और मोबाइल नंबर के अंदर केवल डिजिट्स आएंगे। कुछ सिंबल्स भी आ सकते हैं, प्लस वगैरह, बट जनरली डिजिट्स ही आते हैं अगर हम कंट्री कोड हटा दें तो, है ना। सो डेटा टाइप्स इन सी देख लेते हैं। देखो मैं जल्दी से ये प्रेजेंटेशन खत्म करके आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा अपन फास्ट चल रहे हैं ताकि अपन प्रैक्टिकल को ज़्यादा टाइम दे पाए। सो डेटा टाइप्स इन सी, सी हैज़ 3 मेजर डेटा टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। ठीक है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। देखते हैं ये क्या है। सो फंडामेंटल एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब है कि वो एकदम सिंपल, वो बहुत बेसिक टाइप के डेटा होते हैं, जिसको मैंने कहा 1 2 3, जो मीडियम की जो मैं बात कर रहा था ना, कि आप जो मीडियम यूज़ कर रहे हो, जो भी उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए मीडियम यूज़ कर रहे हो, वो फंडामेंटल डेटा टाइप है। दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा, है ना। डेटा तो वो भी है, तो वो फंडामेंटल डेटा टाइप है। जैसे कि आप इंटीजर्स यूज़ करते हो, सिंपल नंबर्स लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। फ्लोट, डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट लग जाता है, जैसे 2.8 या 6.8 या 7.3 एनीथिंग लाइक दैट। कैरेक्टर्स, जो आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, जो सिंबल्स और डिजिट्स लिखते हो, अगर प्लेन टेक्स्ट आपने लिखा है तो वो कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब आप उसको एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, उस पर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं करने वाले, आप उसको जस्ट अ कैरेक्टर, एक प्लेन टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना चाहते हो, तो इन दैट केस वो एक कैरेक्टर हो जाता है। सिंपल टेक्स्ट लेटर्स इन्वॉल्विंग ऑल डिजिट्स और सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स, ठीक है। डबल, लार्जर फॉर्म ऑफ फ्लोट। अब देखो लार्जर फॉर्म का क्या मतलब? लार्जर फॉर्म का मतलब जो बेसिक फॉर्म होती है ना, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट है, तो इनकी एक रेंज होती है, एक कैपेसिटी होती है कि इससे ऊपर की वैल्यू ये नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इनको जो मेमोरी अलॉटेड होती है ना, मेमोरी जो अलॉटेड होती है वो लिमिटेड होती है, और इसीलिए उससे ऊपर की वैल्यूज ये नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको उसी फॉर्मेट में उससे ऊपर की वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू कोई लेनी है, ज़्यादा बड़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 90 लाख को लेना चाहो एज एन इंटीजर, तो वो नहीं आएगा इंटीजर में। लॉन्ग इंट में आप लो तो आ जाएगा, क्यों? बिकॉज वो इंटीजर ही है, लेकिन उसको ज़्यादा मेमोरी अलोकेटेड है, ठीक है। इसी का यही होता है लार्जर फॉर्म, यानी कि कोई भी डेटा टाइप है उसको एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट करते हैं ताकि वो ज़रूरत से बड़े नंबर्स को या ज़रूरत से बड़े डेटा को ऑक्यूपाई कर सके, मतलब ज़रूरत से बड़े डेटा को संभाल सके। सो इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर बता दिया। डबल इज द लार्जर फॉर्म ऑफ फ्लोट, लॉन्ग डबल इज लार्जर फॉर्म ऑफ डबल, और लॉन्ग इंट इज द लार्जर फॉर्म ऑफ इंट। डबल, लॉन्ग इंट पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा, आप अपना मेन फोकस इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर पर रखो। डबल और लॉन्ग इंट की जब बारी आएगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। ओके, डिराइव्ड पे आ जाते हैं। सो डिराइव्ड होते हैं स्ट्रिंग्स एंड एरेज। वैसे तो इनकी डिटेल अलग अलग पूरे चैप्टर हैं आपके लिए, स्ट्रिंग अलग से लाऊंगा, एरेज अलग से लाऊंगा, बट अभी के लिए इतना बता दूं, अ कलेक्शन। डिराइव्ड डेटा क्या होता है? डिराइव्ड डेटा का मतलब होता है कि जो फंडामेंटल डेटा है उससे कलेक्ट करके या उसको ग्रुप करके जो डेटा टाइप बना हुआ है। जैसे कि आप बोल सकते हो एरे, यानी कि एक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ओके, जैसे 1 से लेकर 10 तक सारे इंटीजर्स को अगर हम साथ में ग्रुप कर दें और एक साथ लिख दें तो वो एक एरे बन जाएगा, ठीक है। जैसे पाइथन में लिस्ट होती है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, तो एरे बन जाएगा। तो ये जो है ना एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ स्पेसिफाइड होता है सी के अंदर, यानी कि आपको कोई भी एरे बनाना है तो वो इंट टाइप का हो सकता है, वो कैर टाइप का हो सकता है, वो फ्लोट टाइप का हो सकता है, और जो फंडामेंटल डेटा टाइप आपने उसको दिया है उसी टाइप की एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज का ग्रुप आप बनाते हो तो वो एरे हो जाता है। और अगर वो डेटा टाइप एक कैरेक्टर है तो वो एरे एक स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर आपने उसके लास्ट में नल कैरेक्टर लगा रखा है तो, ठीक है। यानी स्ट्रिंग को आप एज एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी देख सकते हो, ठीक है। डिराइव्ड का मतलब होता है जो डेटा टाइप्स फंडामेंटल की ग्रुपिंग से बने हुए हैं। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है जो डिराइव्ड की ग्रुपिंग से बने हुए हैं बट
उनकी डेफिनेशन यूज़र देता है सी को, सी के पास ऑलरेडी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार है, मान लो टोयोटा की कार है, तो उसका बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि उसका प्राइस कितना है, कलर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कितना उसका फ्यूल कैपेसिटी है, माइलेज कितना है, टॉप स्पीड क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक कार की हो सकती है। तो अगर आप एक ऐसा डेटा टाइप बनाना चाहते हो जो एक ही वेरिएबल के अंदर इन सारे अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करके एक कार का सारा डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सके, देन यू आर गोइंग टू यूज एन स्ट्रक्चर और अ यूनियन। ठीक है, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। अब स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, ये आप तब समझेंगे जब आप ये दोनों पढ़ चुके होंगे। ओके, सो इतना ज़्यादा डीप जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहीं जाओ, आगे की चीज़ों में डीप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्ट्रक्चर एंड यूनियन अपन आगे बहुत डिटेल में बहुत लंबे समय तक पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। फंडामेंटल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप सबने देख रखे हैं, ठीक है। परसेंट डी इंडिकेट्स एन इंटीजर वैल्यू। ये कब यूज होते हैं, जब हमें कुछ इंडिकेशन देना होता है कि यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक डेटा एक वैल्यू आएगी, वो कौन से टाइप का होगा। तो फंडामेंटल का क्या मतलब, अगेन फॉर फंडामेंटल डेटा टाइप। तो परसेंट डी का मतलब है इंडिकेट्स एन इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर की वैल्यू को डिफाइन करता है। यानी कि अगर आप प्रिंटफ के अंदर परसेंट डी लिख रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, इसका मतलब आप वहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू रखने वाले हो जो आप कॉमा के बाद स्पेसिफाई करते हो, तो इंटीजर वहाँ पे आ जाएगा। परसेंट डी यानी इंटीजर, परसेंट एफ यानी फ्लोट और परसेंट सी यानी कैरेक्टर। ठीक है, परसेंट डी इंटीजर, परसेंट एफ फ्लोट, परसेंट सी कैरेक्टर। मैं बिल्कुल मिनिमल लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, बहुत एडवांस लेके नहीं जा रहा। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से बताते रहो। Variables are those memory locations in system RAM which have a hexadecimal address value and a name defined by the user. Such a memory location is used to store data which may change during runtime as and when needed. यानी कि आपके जो सिस्टम के अंदर रैम लगी हुई है उसके अंदर बाइट्स के अंदर डेटा होता मतलब मेमोरी लोकेशंस होती है। तो वो जो मेमोरी लोकेशन है उसका एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। हेक्साडेसिमल जैसे डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, जैसे बाइनरी होता है, ऐसे ही हेक्साडेसिमल भी एक नंबर सिस्टम है। तो उस हेक्साडेसिमल एड्रेस, वो जो मेमोरी लोकेशन है उसका एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। और मेमोरी लोकेशन के अंदर आप में एक मेमोरी है तो आप उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। तो उस मेमोरी के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, एक बॉक्स जिस पे आप उसके अंदर कुछ सामान रख सकते हो, कुछ डेटा रख सकते हो। उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया जो कि उसका नाम हो गया, और उसको आपने कहीं रख दिया। अब आपको याद है कि कहाँ रखा है, तो वो उसकी मेमोरी लोकेशन हो गई, यानी कि लोकेशन ऑफ दैट वेरिएबल, कि आपके रैम में वो कहाँ जाके स्टोर है। एक बॉक्स लो, उसके अंदर कुछ रख दो, ये क्यूब रख दो या कुछ भी और रख दो, और उसको अपने घर पे कहीं छुपा दो, ऐसे कि सिर्फ आप ही को पता है कि वो चीज़ कहाँ है। अब नाउ यू आर अ वेरिएबल, नो यू आर नॉट अ वेरिएबल, यू आर लाइक अ पॉइंटर। आप एक पॉइंटर हो, बट या ओके अभी उस कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जा रहे। तो वो जो बॉक्स है ना वो एक वेरिएबल हो गया यहाँ पे। उस बॉक्स के अंदर कुछ वैल्यू है, उसका कुछ हेक्साडेसिमल एड्रेस है जो पॉइंटर है यानी आपके पास है, और उसका हेक्साडेसिमल एड्रेस हो गया, वैल्यू हो गई। अब वो जो भी मेमोरी लोकेशन पे है, जब तक आप नहीं बताओगे किसी को कि वो बॉक्स कहाँ रखा है, तब तक उसे वो नहीं मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस वो पूरे सिस्टम यानी कि पूरे घर के अंदर छानबीन हो जाए। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, एक बॉक्स, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू रख सकते हो और उसे आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रख सकते हो, वो उसकी हेक्साडेसिमल एड्रेस हो गया उसका आपके रैम के अंदर। डिफाइनिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, नाउ दिस कम्स टू द प्रैक्टिकल पार्ट। दैट्स इट, हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट इतना ही था। इसके आगे जस्ट एक थैंक यू स्लाइड है, सो ये तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ VS कोड पर चलकर प्रोग्राम्स बनाकर। सो वैसे ये काम आप कर चुके हो, बहुत बेसिक काम है, कोई दिक्कत नहीं। मैं हैश इंक्लूड stdio.h लिखता हूँ, और अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड conio.h क्यों नहीं लिख रहा हूँ। मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों नहीं लिख रहा, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, या शायद उससे भी पहले की क्लास में। तो आपने अगर सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैंने conio.h क्यों इंक्लूड नहीं किया। तो ये आप मेरे को चैट में लिख के बता दो अभी, ठीक है। ओके, अब यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं void main बनाऊंगा। अब एक वेरिएबल अगर डिफाइन करना है तो मैं सबसे पहले सिंटैक्स बता देता हूँ आपको।
डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, ठीक है, सेमीकोलन। ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, एग्जांपल इंट, और ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, ए भी ले लो, सेमीकोलन। इंट हो गया डेटा टाइप, जो कि उसका टाइप बता रहा है, कौन सी टाइप का डेटा है, कौन सी टाइप का वेरिएबल है। ए बी उस वेरिएबल का पर्टिकुलर नेम हो गया, जो लेबल आपने बॉक्स पे चिपकाया वो। और सेमीकोलन मैंने आपको बताया ही था कि क्यों लगाते हैं, क्योंकि सी को ये पता नहीं चलता कि कब एक लाइन एंड हो रही है, बिकॉज सब कुछ कंपाइलेशन एक सिंगल लाइन में होता है, वो स्पेस को एडर को नहीं समझता उस तरीके से जैसे हम समझते हैं, बिकॉज इट्स अ बाइनरी कोड। इसलिए हम सेमीकोलन लगा के जस्ट ये इंडिकेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन कंप्लीट होगी। इस बात को हमने डिटेल में एक्सप्लेन करके आगे प्रीवियस क्लासेस में। सो एक वेरिएबल डिफाइन हमने यहाँ पे कर लिया। अब अगर मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहूँ तो मैं इक्वल 0 लिख सकता हूँ। इक्वल 0 लिखने से ये वेरिएबल डिफाइन तो हुआ ही, साथ ही इस वेरिएबल को एक वैल्यू भी मिल गई अपने अंदर रखने के लिए। इसी को हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, बढ़िया। तो डेफिनेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब इस वेरिएबल को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह भी दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं, लेकिन पहले हम कुछ और वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे कैरेक्टर बनाने के लिए कैर यूज करते हैं। और कैर अब ए भी नहीं ले सकता मैं, बिकॉज एक वेरिएबल का नाम, आप रूल्स याद करो, यूनिक होना चाहिए। मैंने अंडरस्कोर ए भी ले लिया, ये चलता है। इक्वल्स सिंगल क्यूट्स के अंदर मैंने लिख दिया सी और सेमीकोलन लगा दिया। अब जो भी कैरेक्टर होगा ना, हमेशा याद रखना, उसको आप जब भी कोई वैल्यू दोगे, उसकी वैल्यू सिंगल क्यूट्स के अंदर ही होगी, एक कैरेक्टर की। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिंगल क्यूट्स के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर लिख दिया, ये रॉन्ग है, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग हो जाती है, इसके लिए डबल क्यूट लगते हैं। कैरेक्टर का मतलब वन सिंगल लेटर, अब वो परसेंट हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो एनीथिंग इट कैन बी, बट वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है, आप उसमें मल्टीपल कीज नहीं दे सकते। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया फ्लोट BC और इक्वल्स, अब यहाँ पे कुछ भी दे दो, जैसे हमने 34.4 दे दिया, सेमीकोलन, और ये हमारे बन गए जो भी वेरिएबल्स हम बनाना चाहते थे। इनको प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट एफ लगाऊंगा, स्ट्रिंग इसके अंदर लगाऊंगा, यानी डबल क्यूट्स लगाऊंगा, स्ट्रिंग छोड़ो, डबल क्यूट याद रखो अभी के लिए। %d इंटीजर के लिए कॉमा लगा के, %c कैरेक्टर के लिए कॉमा लगा के, %f फ्लोट के लिए, DCF इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट। अब इस क्यूट से बाहर आएंगे, कॉमा लगा के, यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमको कौन सी वैल्यूज देंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी दे दूंगा, जो इंटीजर वैल्यू है, ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। फिर मैं अंडरस्कोर ए बी दे दूंगा, जो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये वेरिएबल भी दे दिया BC। अब इसके आगे भी सेमीकोलन लगेगा। गेट CH भी मैं नहीं लगा रहा यहाँ पे, रीजन आप मेंशन करो चैट में, बताओ यार चैट में क्या है रीजन, टेल मी द रीजन। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कैसे वर्क कर रहा है। मैं रन कर देता हूँ कोड यहाँ पे, एंड लेट्स सी 0 C and 34.4। ओके, सो ये सारा आ गया। अब ये बहुत सिंपल चीज़ थी, एकदम बिगिनर लेवल की चीज़ थी। आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। एक्चुअली कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका कोई रिप्लाई मेरे को नहीं मिला। आई अप्रिशिएट अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आज यहाँ पर लिख के भेज दीजिए, ठीक है, और टाइम है बस। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब एक प्रोग्राम कर लेते हैं, लिटरली थोड़ा सा अपनी क्लास में एक लेवल इंक्रीज करते हैं। एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब इसके अंदर ऑपरेटर का यूज होता है, आई नो, बट इतने सिंपल ऑपरेटर का यूज आप सबको आता है। माना कि मैंने वो टॉपिक अभी तक डिटेल में नहीं कराया, बट अगर मैं एक प्लस लगा दूंगा तो ऐसा नहीं है किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड राइट। सो मैंने एक इंट a इक्वल्स 4 ले लिया, इंट b इक्वल्स 75 ले लिया, एंड यू नो व्हाट इनका सम क्या होता है, ये सबको पता है। प्रिंट एफ लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा सम इज %d, क्योंकि मुझे आंसर एक ही इंटीजर में देना है, और फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा a प्लस बी, या सिंपल। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में क्या कमी है। 2 मिनट्स का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्या? जल्दी से लिख दीजिए, बताइए क्या कमी है इस प्रोग्राम में।
बहुत आसानी से कैच होना चाहिए। बहुत एक बड़ा ब्लेंडर है इस प्रोग्राम में जो मैंने जानबूझ के किया है। ओके, अब मैं बताता हूँ। इसके अंदर मैंने void main फंक्शन लगाया ही नहीं है। वेयर इज द void main के बिना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता। तो आप इस तरीके से void main लगाएंगे यहाँ पर। अब ये एकदम परफेक्ट है। ओके, सेव करेंगे एंड रन करेंगे एंड यहाँ पे हमें इसका सम मिल जाएगा विच इज 79। ओके, सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं, आप लेक्चर को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अब मैं आपको ये बात और बता दूँ, मैं पहले आपको बताना भूल गया। नेक्स्ट एक बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब के जो भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं इस बार फ्राइडे को, E1 एंड E2 डेटा साइंस बैच, उन सभी क्वेश्चंस को, अब डेटा साइंस का मतलब ये नहीं कि बाकियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, CS वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ कल की स्पेशल लाइव क्लास के अंदर, जो यूट्यूब पर ही होगी और सेम टाइमिंग पे होगी। ओके, 8 o'clock। तो आपकी कल भी क्लास है और कल मैं आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, कुल 13 क्वेश्चंस जो कि आपको CP लैब में मिले हैं। ओके, सो उसको भी अटेंड जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ या तो आप यहाँ पर लिख के भेज दीजिए या फिर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बट बेटर रहेगा कि आप यहाँ लिख के भेजो, क्योंकि अगर आप यहाँ लिख के भेजोगे तो मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन दे पाऊँगा। ओके।